हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम बात करेंगे जीआईसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, जो टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में, जिनको आपको ज़रूर से ज़रूर पूरे डीप में पढ़ के जाना है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी डीप पूछे जा रहे हैं। चाहे आप एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम देख लें या एनआईसीएल के एग्ज़ाम देख लें, इसमें काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं जिनको मैं छांट के अभी आपको बताने जा रहा हूँ, कम से कम इन्हें आप डिटेल डीप में ज़रूर पढ़ के जाएं। और ये टॉपिक जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवंबर की, कि नवंबर मंथ में जो आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ है वो क्या क्या थी और कौन कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जिन्हें आपको ज़रूर से ज़रूर पूरे डिटेल में करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स कर पाएँ। सबसे पहले जो न्यूज़ थी बजाज फाइनेंस को लेके न्यूज़ थी। बजाज फाइनेंस के जो ईएमआई कार्ड थे उनको आरबीआई ने ब्लॉक किए थे। तो ये न्यूज़ जो है वो आपको डीप में करके जाना है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। किसी भी न्यूज़ के ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा कि इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू के न्यूज़ को आप पढ़ें, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरा न्यूज़ था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग। यहाँ पे आरबीआई ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो वहाँ की मेन हेड थी उन उस पोस्ट पे कुछ लोगों को रिक्रूट करने की अनुमति दी और कुछ लोगों को हटाया। तो ये न्यूज़ आपको देखना है। तीसरा न्यूज़ था रिस्क वेट्स ऑन क्रेडिट कार्ड फॉर बैंक एंड एनबीएफसीज। इसमें आरबीआई ने बताया था कि जो रिस्क फैक्टर है क्रेडिट कार्ड को लेकर वो कितना इंक्रीज किया है बैंक में और एनबीएफसीज में। तो ये भी आपको कर लेना है। अगला न्यूज़ था पेमेंट एग्रीगेटर के रिगार्डिंग। आरबीआई ने कुछ पेमेंट एग्रीगेटर्स के रिगार्डिंग रूल बनाया है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में काम करते हैं, क्रॉस बॉर्डर्स काम करते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि उन्होंने एलिजिबिलिटी क्या सेट की है, मिनिमम कितना फ़ंड रिक्वायरमेंट उन्होंने सेट किया है और उसका टारगेट कितने दिन तक है, कितने दिनों में उतने फंड्स को उनको अचीव कर लेना है, या मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है रहेगी फ़ंड की। तो आप एज ए पेमेंट एग्रीगेटर अप्लाई कर सकते हैं। अगला न्यूज़ था टर्म डिपॉजिट इन कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक में जो टर्म डिपॉजिट होते हैं उसके रिगार्डिंग आरबीआई ने जो रूल है, लिमिट है, उसमें कुछ इंक्रीमेंट किया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आप ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ था रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स को लेके। आप सबको रूपी वोस्ट्रो अकाउंट और कितने तरीके के वोस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं वो सारे आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा। आई थिंक 4 प्रकार के वोस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। अगला न्यूज़ था आरबीआई की तरफ से अभ्युदय बैंक। अभ्युदय बैंक में जो वहाँ के हेड थे उसको इन्होंने चेंज किया था। कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप कवर कर लीजिएगा। और उनकी जगह किसको बैठाया और किसके जगह पे किसको लाया, ये आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और क्यों हटाया ये रीज़न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत डीप आ रहे हैं, तो वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आगे देखते हैं सेबी के रिगार्डिंग न्यूज़। ये सारी न्यूज़ जो है वो नवंबर मंथ की है। आपको नवंबर मंथ के अगर पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो उसमें ये सारी न्यूज़ मिल जाएगी। और आप डिटेल पीडीएफ पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पीडीएफ नहीं पढ़ सकते हैं, कम से कम ये टॉपिक्स को जो है वो गूगल पे सर्च करके और टॉपिक बाई टॉपिक आप पूरा कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा। अगला न्यूज़ है IRRA प्लेटफॉर्म को लेके। IRRA प्लेटफॉर्म जो है वो एक स्टॉक मार्केट में सेबी लेके आई है, जिसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और वो एप्लीकेशन हैंग हो जाता है या काम करना अचानक से बंद कर देता है, तो वहाँ पे नुकसान ना हो पाए, इसके रिगार्डिंग IRRA प्लेटफॉर्म लेके आया है सेबी। तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सेबी ने एक बेनामी ट्रांजेक्शन पे कुछ रूल बनाए थे, जिसमें पैन केवाईसी डिटेल को मैंडेटरी बनाया था। तो उसको कब तक उसमें सहूलियत दी गई है कि कब तक आप बिना पैन के भी कर सकते हैं ये काम। तो ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला न्यूज़ है यूनिफाई कैपिटल का। इसमें सेबी ने जो है यूनिफाई कैपिटल को कुछ लाइसेंस दिए हैं। तो आपको देखना है कि यूनिफाई कैपिटल के रिगार्डिंग कि यूनिफाई कैपिटल का हेड कौन है, एमडी कौन है, सीईओ कौन है। उसके बाद सोशल स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ जो है वो काफ़ी चर्चा में रही थी नवंबर महीने में, कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उसमें जो कूपन लगाए जाते हैं वो कितने रुपए के थे और अभी बढ़ा के कितने रुपए के कर दिए गए हैं और घटा के कितने रुपए के कर दिए गए हैं रिटेलर्स के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला न्यूज़ था स्मॉल एंड मीडियम रीट्स का।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, इसको आपको देखना एकदम ज़रूरी है, देख लीजिएगा। उसके बाद एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड के रेगुलेशन के रिगार्डिंग सेबी ने न्यूज़ निकाला था और कुछ गाइडलाइंस दी थी, तो इनको भी आपको देख लेना है। अब बात करते हैं कुछ अदर बैंकिंग न्यूज़ की जो न्यूज़ में थे ये बैंक्स, और अपने किस लिए ये न्यूज़ में थे तो आपको देखना है। पहला ये था कि फर्स्ट EBG आपको इंडिया में लॉन्च करने वाला कौन सा विदेशी बैंक था, ये एक न्यूज़ है। हालांकि ये HSBC बैंक था, लेकिन आपको इसको पूरे डिटेल में कर लेना है कि आखिर HSBC बैंक का हेड कौन है, CEO कौन है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद इक्जिको और AU क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था, तो आपको इन दोनों को MD और CEO याद कर लेना है, और क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो कितनी है और वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद था अगला PNB गोल्ड लोन, कि PNB ने 2 गोल्ड लोन लॉन्च किए थे, एक नॉर्मल पीपल के लिए और एक फार्मर्स के लिए। तो ये देख लेना है कि फार्मर्स को कितने से कितने रुपए तक का लोन अलाउड है गोल्ड लोन पे, और रिटेल यानी कि नॉर्मल आदमी के लिए जो फार्मर नहीं है उनको कितने से कितने तक का लोन अलाउड है गोल्ड लोन्स पे। उसके बाद रिलायंस और SBI ने मिलकर 2 कार्ड लॉन्च किए थे, तो दोनों कार्ड के यहाँ पे फीचर जान लेना है, और दोनों कार्ड की जो लिमिट है वो कितनी है वो भी आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ईडाई ने टास्क फोर्स बनाया है, यहाँ पे 2 टास्क फोर्स बनाया है ईडाई ने। आप दोनों टास्क फोर्स को देख लीजिएगा कि दोनों टास्क फोर्स के हेड कौन है, और दोनों टास्क फोर्स जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए बनाई गई थी। तो वो पहला किसके लिए बनाया गया था, दूसरा किसके लिए बनाया गया था, और दोनों की रिपोर्ट सबमिशन की डेट कब है, ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है IFSC गिफ्ट सिटी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे गिफ्ट सिटी में जो है IFSC को पहला रजिस्ट्रेशन मिला है, तो किस लिए मिला है और कब तक वो वैलिड है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला आया था NHAI फर्स्ट इंश्योरेंस बॉन्ड। NHAI जो पहला इंश्योरेंस बॉन्ड लाया है वो क्यों लाया है, कितने % का उस पर कूपन है, कितने दिनों के लिए वो वैलिड रहेगा, और उसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद टाटा AIG हेल्थ जो है वो टाटा और AIG जो अमेरिकन कंपनी है उसके साथ मिलकर एक हेल्थ सुपर चार्ज प्लान लेके आया था। तो उसकी कितनी मिनिमम पेमेंट है, कितने साल के कितने साल तक के लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, कब उसकी मैच्योरिटी पीरियड है, ये सब आपको जान लेनी है। उसके बाद था एक AFL इंश्योरेंस सुपर कैश प्लान। तो इसमें क्या था कि जो AFLI जो है वो एक इंश्योरेंस प्लान लेके आया था जिसका नाम था सुपर कैश प्लान, तो आपको ये देख लेना है। उसके बाद गेन लाइफ इंश्योरेंस एक काफ़ी चर्चा में रहा था कि गेन लाइफ इंश्योरेंस किस बैंक ने जारी किया था और इसका क्या फ़ीचर था, क्यों लेके आया गया था इसको, और ये एक ख़ास पार्टिकुलर रीजन के लिए आया था, तो ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं था शायद, आप देख लीजिएगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड और SIP की जो है वो डाटा रिलीज की गई थी कि कौन से स्टेट जो है वो म्यूचुअल फंड में आगे हैं और कौन से स्टेट जो है वो SIP के डाटा में आगे हैं, और कौन से स्टेट ने, जैसे दिल्ली अभी चौथे नंबर पे आ गया, तो दिल्ली से आगे अभी कौन गया है म्यूचुअल फंड के डाटा में, और SIP और म्यूचुअल फंड में 1 नंबर पे कौन से स्टेट हैं जो कि अभी चल रहे हैं। उसके बाद UPI लाइट, एक बैंक ने UPI लाइट लॉन्च किया था, तो UPI लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि UPI लाइट का लिमिट कितना है, डेली लिमिट कितना है, मंथली लिमिट कितना है, और कितने तक के रुपए आप उस UPI लाइट में रख सकते हैं। उसके बाद आया था यूनिकॉर्न्स। 2023 में एक यूनिकॉर्न इनक्रेड बना था और एक जेप्टो बना था, तो आपको ये देख लेना है इन दोनों कंपनीज के बारे में, और आपको ये भी याद कर लेना है कि यूनिकॉर्न जो है वो कितने रुपए के टर्नओवर या कितने रुपए का कंपनी का हो जाता है नेटवर्थ, तो यूनिकॉर्न उसको बोला जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक बीमा लोकपाल का यहाँ पे रिपोर्ट आया था कि जो लोकपाल है, बीमा लोकपाल, उन्होंने कितने केस को यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व किया है, तो ये एक न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको ये भी देख लेना होगा कि बीमा लोकपाल डे कब मनाया जाता है, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस का एग्ज़ाम है और इंश्योरेंस से रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था नवंबर महीने में। और जो कोलकाता रीजन का बीमा लोकपाल था उन्होंने 100% यहाँ पे पूरे केसेस को सॉल्व कर लिया था, तो ऐसे ही आपको देख लेना है। उसके बाद आया था UPI डीएक्टिवेशन को लेके एक रूल आया था, जिसमें NPCI के द्वारा बताया गया था कि कितने साल तक, 1 साल या उससे ज़्यादा के जो UPI हैं जो काम नहीं कर रहे हैं उनको डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे बोला गया था NPCI के द्वारा,
ताकि जो यूपीआई इकोसिस्टम है उसको अच्छे तरीके से और काफ़ी बेहतर बनाया जा सके। तो ये न्यूज़ भी आपको देख लेना है। उसके बाद एक CDSL और NSDL के रिगार्डिंग न्यूज़ आया था, जिसमें ये बताया गया था कि CDSL पे जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स हो चुके हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। इसमें आपको CDSL और NSDL के बारे में पूरी जानकारी पढ़ लेनी है कि उनके हेड कौन हैं और इन दोनों में अंतर क्या है और कौन किसकी स्थापना कब हुई थी, जिसमें NSDL की स्थापना पहले हुई थी और CDSL की स्थापना बाद में हुई थी। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी की भी मैं ऐसे ही वीडियोज अपलोड कर दूँ कल तक, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं कल शाम तक आपको ये सारी डिटेल वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जो न्यूज़ है वो बैंकिंग रिलेटेड ही न्यूज़ है, बाकी आप नेशनल न्यूज़ देख सकते हैं। थैंक यू।